नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मैंने पहले भी बताया था कि मेरे अंदर जितना सामर्थ्य है मैं आपके लिए लगातार अनवरत रूप से वीडियो देने का प्रयास करूंगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी के ऊपर आश्रित रह करके अपनी पढ़ाई करेंगे और अपनी नौकरी हासिल करेंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा अपने ध्यान को सेल्फ स्टडी पर फोकस करना चाहिए। किसी के पीछे पंगु हो करके नहीं रहना चाहिए, चाहे वो कोई अध्यापक हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, चाहे जो हो, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था यूपी पीईटी के बारे में हम लगातार आपको गाइडेंस देने का प्रयास करेंगे और जो मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट होगा, जैसे मोस्ट वैल्यूएबल पॉइंट में मुझे दिखा कि संविधान का एक चैप्टर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आपके सिलेबस में दिया गया है और ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार से आपको एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मौलिक अधिकार इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार से आपको एक क्वेश्चन पीईटी में देखने को मिल सकता है। तो मौलिक अधिकार मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हो गया हूं। हालांकि मैं प्रयास करूंगा कि बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा कुछ जानकारी दी जाए, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मौलिक अधिकार होता क्या है। मित्रों, मौलिक अधिकार का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को किसी देश में रहने के एवज में जो उसे अधिकार प्राप्त होते हैं, जो उसे मूल रूप से अधिकार मिलते हैं, जिससे वह अपनी स्वतंत्रता को कायम रख सकता है, वही होता है उसका मौलिक अधिकार, ठीक है। हमारे भारत देश में 6 प्रकार के वर्तमान में मौलिक अधिकार हर एक व्यक्ति को दिया गया है। समझ में आया? अगर बात की जाए, सबसे पहले देखिएगा, मैंने नोट डाउन किया है, मौलिक अधिकार को इंग्लिश में कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भारत का जो मौलिक अधिकार है वह किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो जो मौलिक अधिकार है उसे जो है हम अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार को कहां से ग्रहण किया गया है? अमेरिका के संविधान से। दूसरा क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार की बात की गई है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की बात की गई है। अब यहां पर कंफ्यूजन होता है मौलिक अधिकार को और मूल कर्तव्य से। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मूल कर्तव्य जो है उसे रूस के संविधान से लिया गया है। समझ में आया? मौलिक अधिकार अमेरिका, मूल कर्तव्य रूस। किस तरीके से मूल कर्तव्य को आप याद रखेंगे कि मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है? आप समझिएगा, जैसे आपके बाल में रूसी हो जाता है, डैंड्रफ हो जाता है, तो आपका मूल कर्तव्य होता है कि आप उस रूसी को हटाइए, नहीं तो आपका बाल झड़ जाएगा। इसी तरीके से आप याद रखिएगा, मूल कर्तव्य हमारा है रूसी हटाना, मूल कर्तव्य रूस से। और मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में रखा गया है और संविधान के कितने से कितने अनुच्छेद के बीच रखा गया है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक जो है मौलिक अधिकारों की बात हुई है सब। उसके बाद हम चलते हैं, जब हमारा संविधान बना था, हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। समझ में आया ना? लेकिन संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू हुआ था। लेकिन यहाँ पर समझिएगा, जब मूल रूप से जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय जो है हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। जो 7वां मौलिक अधिकार है, जिसे संपत्ति के मौलिक अधिकार कहा जाता था, उस समय 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का मौलिक अधिकार, जो उस समय अनुच्छेद 31 में रखा गया था। इस समय अनुच्छेद 31 को ब्लैंक कर दिया गया है, खाली कर दिया गया है। लेकिन उस समय अनुच्छेद 31 में जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को रखा गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा करके कहां पर स्थान दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा करके संविधान के अनुच्छेद 300 का में या 300A के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जब 7 मौलिक अधिकार थे, 7 में से एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया तो आपके पास 6 मौलिक अधिकार बचते हैं। 6 मौलिक अधिकार आपको नोट डाउन मिल रहे हैं, उसे ध्यान रखिएगा। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। इसे जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच इसकी बात की गई है। समानता का अधिकार या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच। आगे हम चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच जो है स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है।
तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। चौथे पर आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच इसकी चर्चा की गई है। आगे चलते हैं, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार जो है अनुच्छेद 29 और 30 में सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार की बात की गई है। और जो छठवां मौलिक अधिकार हो उस है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, इसकी बात अनुच्छेद 32 में की गई है। अब इसे एक बार नहीं 2 बार आप हमारी बातों को पीछे करके देख लीजिएगा, क्योंकि आपको याद रहना जरूरी है। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा मौलिक अधिकार शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, चौथा मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, पांचवा मौलिक अधिकार सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, छठा मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो केवल अल्पसंख्यकों को दिया जाता है? तो इसमें से जो पांचवा मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अल्पसंख्यकों को प्राप्त अधिकार है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि अल्पसंख्यकों को प्राप्त कौन सा मौलिक अधिकार है, तो सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। छठे पर एक क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे जो है अनुच्छेद 32 को बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने BR अंबेडकर, ठीक है, BR अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा। इसे ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अनुच्छेद 32 को BR अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा था। क्यों कहा था, इसके बारे में हम अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे। सामने एक एक मौलिक अधिकार पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला मौलिक अधिकार था समता का अधिकार या समानता का अधिकार। समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच इसकी बात की गई थी। तो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच बात की गई है, तो अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, इसे ध्यान रखना है। और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसे भी मैं बता दूंगा। मैं पूरा दावा करता हूं, अगर आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मौलिक अधिकार से संबंधित एक भी क्वेश्चन पीईटी के एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ये हमारा दावा है। ठीक है, तो चलिएगा, अनुच्छेद 14 में बात की गई है विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून, कानून के समान बात की गई है। कानून के सामने ना ही कोई अमीर है, ना ही कोई गरीब है, ना ही कोई उच्च जाति का है, ना ही कोई निम्न जाति का है, ना ही कोई नेता है, ना ही कोई आम आदमी है। कानून सबके लिए बराबर है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 की बात की जाती है, तो अनुच्छेद 15 में लिंग, जाति, धर्म आदि के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसमें यह बताया गया है। जैसे आप जो है भारत देश के केरल के निवासी हैं और उत्तर प्रदेश में नौकरी करना चाहते हैं, तो आसानी से आप नौकरी कर सकते हैं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप यहाँ पर आते हैं, आपको रहने का स्थान दिया जाएगा, इससे भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी अन्य संप्रदाय से, धर्म से बिलोंग करते हैं, तब भी आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह हमें अनुच्छेद 15 मौलिक अधिकार देता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 क्या करता है? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता देता है। लोक नियोजन का मतलब यह हुआ कि सरकारी नौकरियों में सबको बराबर अवसर दिया जाएगा, चाहे वह उच्च जाति का लड़का हो, चाहे वह SC जाति का लड़का हो, चाहे वह ST कैटेगरी का लड़का हो, सबको जो है लोक नियोजन में समानता की बात की गई है अनुच्छेद 16 में। ठीक है, आरक्षण इसमें नहीं रखा गया है। जो आरक्षण की बात होती है, आरक्षण को यहां से अलग किया गया है। आरक्षण एक अलग मुद्दा है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं आरक्षण इसमें मुद्दा है, आरक्षण अलग मुद्दा है। ठीक है, अनुच्छेद 17 की बात की जाए तो अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत बताता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है कि अस्पृश्यता की अंत की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 17 में भी बात की गई है। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, छुआछूत। ठीक है, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। पहले क्या होता था? पहले होता था कि सवर्ण जाति के जो लोग होते थे वो जो है अपने यहाँ निम्न कास्ट के लोगों को जल नहीं देते थे, पानी नहीं पीने देते थे। मंदिरों में जो है पुजारियों के अलावा और सवर्ण जाति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति चला जाता था तो उन्हें अपमानित वो लोग महसूस करते थे। तो आज ये स्थिति नहीं है। एक ही बस में एक सवर्ण जाति का व्यक्ति यात्रा करेगा, उसी बस में जो है एक निम्न कास्ट का व्यक्ति भी यात्रा करेगा। यह जो है अनुच्छेद 17 हमें मौलिक अधिकार देता है, अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत हमारे देश में नहीं होगा। कोई व्यक्ति उच्च कैटेगरी से है या कोई व्यक्ति निम्न कैटेगरी से है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17।
17। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की। तो अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत की बात की गई है, अर्थात कोई भी राज्य किसी को भी अपने तरफ से कोई उपाधि नहीं दे सकता है, ठीक है। केवल भारत सरकार कोई उपाधि किसी को देती है, जैसे वह पद्म भूषण होता है, भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण होता है, वो भारत सरकार के द्वारा उपाधि होती थी। या कोई भी व्यक्ति अपने आप से कोई उपाधि नहीं धारण करेगा, महाराजा बादशाह ऐसी कोई उपाधि नहीं धारण करेगा। उपाधियों की अंत की बात अनुच्छेद 18 में की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 और 18 यहां से बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, अनुच्छेद 15 को भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। यहां तक बात की गई है अगर कोई व्यक्ति विदेश में भी कोई अच्छा काम करता है और उसे उपाधि मिल रही है तो वह उपाधि तब तक नहीं ग्रहण कर सकता है, अगर वह भारत देश का नागरिक है तो तब तक नहीं, भारत देश का नागरिक है तब तक नहीं उपाधि ग्रहण कर सकता है जब तक कि भारत देश के महामहिम राष्ट्रपति जी आदेश नहीं दे देते हैं। जब भारत के राष्ट्रपति महामहिम आदेश दे देंगे कि आप उस देश की उपाधि ग्रहण कर लीजिए, तभी आप उस अलग कंट्री का उपाधि ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं समता का अधिकार आसानी से याद हो गया होगा। अनुच्छेद 14 विधि के समझ समानता, अनुच्छेद 15 धर्म जाति लिंग के ऊपर जो है भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार की पहला अधिकार था समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन डीपली समझने का प्रयास करिएगा। अनुच्छेद 19 से 22 तक हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ये स्वतंत्रता का अधिकार जो है 6 पार्टों में विभाजित किया गया है। ये 6 पार्ट आपको याद रखने हैं और ये 6 पार्ट एक विद्यार्थी से जोड़ करके आप याद रखिएगा। सबसे पहला है, जब किसी विद्यार्थी की बातें नहीं सुनी जाती हैं तो वह क्या करता है? सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के ए में जो है बोलने की स्वतंत्रता होती है। सबसे पहले विद्यार्थी क्या करेगा? बोलेगा। जब वह विद्यार्थी बोलने से उसका काम नहीं चलेगा तो वह क्या करेगा? 2-4 लोगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करेगा सरकार के खिलाफ। अगर उस सरकार उसकी बात नहीं सुन रही है तो विद्यार्थी जो है, वो परीक्षार्थी जो है, धरना प्रदर्शन करेगा 2-4 लोगों को लेकर के सरकार के खिलाफ, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 के बी में जो है धरना प्रदर्शन की बात की गई है, लेकिन यहां पर कहा गया है शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के एकत्रित होना है। आगे बात की जाती है, जब उसकी बात जो है धरना प्रदर्शन से भी नहीं मानेगी तो वह एक संघ बनाएगा, एक कमेटी बनाएगा, ठीक है। संघ बनाएगा, कमेटी बनाएगा, जिससे कमेटी स्तर से वह उसकी बात जो है सरकार तक पहुंचे। तो अनुच्छेद 19 के सी में जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात की गई है। जब संघ बनाएगा, संघ बनाने की स्वतंत्रता, संघ बनाएगा, कमेटी बनाएगा, तो उस कमेटी बनाने के दरमियान उसे जो है इधर उधर प्रदेश में, देश में इधर उधर आना जाना पड़ेगा। तो देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के डी में है, ठीक है। अगर वह देश में कहीं भी आएगा जाएगा तो जायज सी बात है कि वह रोड पर तो सोएगा नहीं। अगर आ जा रहे हैं, कहीं पर रात हो गई तो आपको सोना है तो क्या करा जाएगा? निवास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ई में है, ठीक है। इसे काखा गाघा के रूप में याद किया जाता है। निवास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ई में है। अगर वह निवास करेगा, जायज सी बात है कि उसे जो है खाने के लिए कुछ चाहिए, और खाने के लिए अगर कुछ चाहिए तो उसे जीविका चलाना पड़ेगा। जीविका चलाने के लिए अगर वह सरकारी नौकरी नहीं पाता है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जीविका चलाने की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 के जी में है, ठीक है। ये 6 मौलिक अधिकार 19 की 6 में जो है, 19 में जो है स्वतंत्रता के अधिकार में ये 6 स्वतंत्रता के अधिकार आपको प्राप्त हैं। समझ में आया ना? और एक विद्यार्थी, एक परीक्षार्थी से जोड़ करके आप इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं अनुच्छेद 20 पर। अनुच्छेद 20 में जो है अपराध सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। जैसे कोई अपराधी है, उस अपराधी को जो है अपराध सिद्ध हो चुका है कि अब इसे सजा होने वाली है, तो उस सजा के संबंध में भी हमें 3 प्रकार का संरक्षण दिया गया है। सबसे पहला है अपराध सिद्धि के संबंध में एक संरक्षण है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगी। जैसे आप कोई एक अपराध कर देते हैं, किसी का हत्या कर देते हैं, तो आपको एक ही बार उस हत्या का सजा भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कई हत्याएं आपके शहर में होती है तो आपको ही उठा कर ले जाया जाए, ऐसा नहीं है। तो एक अपराध के लिए एक ही बार सजा होगा। उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 20 के जो अपराध सिद्धि के संबंध में 3 संरक्षण दिए गए, उसमें दूसरा संरक्षण है कि आपको जो है अपराध के समय ही कानून पर सजा दिया जाएगा। अपराध के समय जो कानून बना है, जैसे आज जो है आपका कोई आप अपराध किए हैं, जैसे कि आप जो है
कोई चोरी कर लिए हैं तो उस चोरी का उस समय जो सज़ा है 2021 में उस चोरी की सज़ा जो है 5,000 रुपया है। ठीक है, 5,000 रुपया है, 1 साल का जेल है। उसके बाद 2024 में आपका अपराध सिद्ध होता है। आपने अपराध किया है 2020 में और आपका अपराध सिद्ध होता है 2024 में, और उस समय उस चोरी का जो है उस चोरी का सजा हो जाता है मृत्युदंड, फांसी। तो आपको फांसी नहीं दी जाएगी, वो तो 2024 में लागू हुआ है ना। आपको जो फांसी दी जाएगी वो 2020 के अनुसार दी जाएगी। आपको 5,000 रुपया जुर्माना और 1 साल का सजा ही केवल काटना पड़ेगा। ठीक है, तो अपराध के समय का जो कानून है उसी पर आपको सजा दी जाएगी, चाहे आपका अपराध जो है 10 साल बाद ही क्यों न सिद्ध हो। समझ में आया। उसके बाद एक संरक्षण और दिया गया है कि स्वयं के विरुद्ध किसी भी अपराधी को गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, वह हमेशा अपना बचाव करता रहेगा। ठीक है, यह इसी वजहों से जो है भारतीय संविधान को जो है वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है कि वकील किसी न किसी मोशन में ले जा करके केस को फंसा देते हैं। आप अपराधी हैं फिर भी आपको जो है बिना अपराधी घोषित करने का पूरा प्रयास करते हैं, निर्दोष घोषित करने का प्रयास करते हैं। चलिएगा, अनुच्छेद 20 में अपराध सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में मित्रों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति किसी के प्राण मतलब वो जो है खुली हवा में सांस लेगा, इसमें आप दाग नहीं लगा सकते हैं। उसका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता उसका जो है कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट्स है। अनुच्छेद 21 वह देता है कि वह इस संसार में, इस भारत में जिएगा और वह स्वतंत्र होकर के खुले रूप से जिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में बात की गई है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 21 के क में जो है एक संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 के क में एक मौलिक अधिकार जोड़ा गया है। वह मौलिक अधिकार जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के क में जो है ऐसा बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देनी है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा देना चाहिए, इसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 के क में है, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। अब आते हैं अनुच्छेद 22 पर। अनुच्छेद 22 पर जो है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया है? गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण दिया गया है। गिरफ्तारी के संबंध में पूछा गया है, सबसे पहले आपको अगर कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करने आता है, सबसे पहले आप पूछिए सर आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। सबसे पहले उससे आप क्या पूछेंगे? कारण पूछेंगे। दूसरी बार क्या करेंगे? दूसरी बार आपको वह गिरफ्तार करके ले जाता है तो 24 घंटे से ज़्यादा वह लॉकअप में आपको नहीं रख सकता है। कहा गया है कि 24 घंटे के भीतर आपको निकट के दंडाधिकारी के पास पेश करना है, अर्थात मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश कर देना है 24 घंटे के अंदर। हालांकि उसमें आने जाने के समय को छोड़ दिया गया है, गाड़ी जाती है गाड़ी आती है, उसके समय को छोड़ करके 24 घंटे के भीतर आपको निकट के मजिस्ट्रेट में आपको पेश करना है। आगे तीसरा है मनपसंद वकील। जैसे आपने कोई अपराध किया है, गिरफ्तार आप हो गए हैं, तो आप जो है अपने मनपसंद वकील ले सकते हैं, मनपसंद कानूनी सलाह ले सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आप अपनी जमानत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मौलिक अधिकार आपको अनुच्छेद 19 से 22 के तहत ये स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। कभी कभी कहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि अपराध अनुच्छेद 20 में है या अनुच्छेद 22 में है। ध्यान रखिएगा, इसे याद करने के लिए कैसे याद करेंगे? अनुच्छेद 20 में अपराध है, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है। कैसे? जब आप अपराध करेंगे, अनुच्छेद 20 पहले अपराध करेंगे उसके बाद आप गिरफ्तार होंगे, पहले अपराध तब गिरफ्तार। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 में अपराध के संबंध में अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। पहले अपराध करेंगे तब गिरफ्तार होंगे। ठीक है, एक बार हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आप एक परीक्षार्थी को ध्यान में रख करके याद कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराध के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 21 के क में 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अनुच्छेद 22 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 22 में कहा गया है अपराध गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण कहा गया है। ठीक है, आप गिरफ्तार होते हैं तो आपको 3 संरक्षण दिया गया है। चलिए हम आगे बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की बात जो है मित्रों अनुच्छेद 25 से 28 के बीच की गई है। अब धार्मिक स्वतंत्रता क्या होता है कि हमारे संविधान में हमें
मौलिक अधिकार दिया गया है, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 25 में जो है किसी भी धर्म का आचरण करने, किसी भी धर्म को मानने और किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। क्या कहा गया है? आप कोई भी धर्म, जैसे आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान बन सकते हैं, आप मुसलमान हैं तो आप हिंदू बन सकते हैं, आप पारसी बन सकते हैं, बौद्ध बन सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 25 में आचरण, मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में मित्रों क्या कहा गया है? अनुच्छेद 26 में आप किसी धर्म को क्या कर सकते हैं? प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। मैनेजमेंट बना सकते हैं, कोई कमेटी बना सकते हैं, आप जो है अपने धर्म को संपोषित कर सकते हैं, ठीक है। एक कमेटी बनाइए, कमेटी में जो है कई सदस्य होंगे, वो जो है चंदा एकत्रित करेंगे आपके धर्म को प्रचारित करने के लिए। तो अनुच्छेद 26 में जो है प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, आप किसी भी धर्म को लेकर के मैनेजमेंट कमेटी गठित कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 में जो है कर से मुक्त किया गया है। कर से मुक्त कैसे किया गया है? जैसे कोई व्यक्ति है, वह जो है 10 लाख रुपए किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में दे देता है, तो अब 10 लाख रुपया वो दिया है, उस 10 लाख रुपए पर सरकार उससे टैक्स नहीं लेगी, क्योंकि वह जो है 10 लाख रुपए किसी बिजनेस के लिए नहीं दिया है, किसी व्यवसाय के लिए नहीं दिया है, वह किसी धर्म को संपोषित करने के लिए दिया है, किसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए दिया है। तो अनुच्छेद 27, उस धन पर कर नहीं लगाया जाएगा जिस धन को कहाँ दिया जाता है? किसी भी धर्म के अनुष्ठान में व्यय किया जाता है। और अनुच्छेद 28 क्या करता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे कि कोई विद्यालय है, उस विद्यालय में मुसलमान के बच्चे भी पढ़ते हैं, हिंदू के बच्चे भी पढ़ते हैं, अब वहाँ पर गीता नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और किसी भी विद्यार्थी को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे किसी हिंदू का स्कूल है, उसमें जो है आप इंटर में पढ़ रहे हैं और हम मुसलमान हैं और किसी जो है स्कूल में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हिंदू बाहुल्य है, हिंदू ज़्यादा है, तो हमें बाध्य नहीं किया जाएगा कि वहाँ पर कोई अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, विद्यालय के लोग करवा रहे हैं, तो हम अगर मुसलमान हैं तो हमें बाध्य नहीं किया जाएगा कि आओ तुम भी इसे सुनो, ठीक है। तो अनुच्छेद 28 जो है विद्यार्थियों को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी मदरसा छोड़ करके। जैसे कोई मदरसा बनाया जाता है तो मदरसा किसी विशेष धर्म के लिए, आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म को आचरण करने मानने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 किसी भी धर्म को प्रबंध करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 27 कोई धन आप धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए देते हैं तो वह कर से मुक्त रखा जाएगा, अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा किसी भी विद्यालय में नहीं दी जाएगी, ठीक है। आइए चलिए हम पांचवें मौलिक अधिकार की, पांचवा मौलिक अधिकार आपके बीच है। पांचवा मौलिक अधिकार है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है मित्रों? सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की बात जो है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 29 से 30 के बीच जो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की बात की गई है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, यह अधिकार केवल और केवल किसे दिया गया है? अल्पसंख्यकों को दिया गया है, ठीक है, अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि, ठीक है, चलिएगा, अनुच्छेद 29 में किसकी बात की गई है? अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किया गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जैसे कोई इस्लाम धर्म को मानने वाला कोई व्यक्ति है और उसे उर्दू लिखना ही पसंद है, वह उसका संस्कृति है, वह उर्दू लिखेगा, ठीक है, उर्दू लिखेगा और किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश लेता है। प्रवेश लेने के दरमियान वह जो है उर्दू में पढ़ना चाहता है तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा कि नहीं तुम हिंदी में ही पढ़ो। वह उर्दू में उस शैक्षिक संस्था में प्रवेश ले सकता है और पढ़ाई भी करेगा और डिग्री भी लेगा और नौकरी भी लेगा, ठीक है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे वह इस्लाम धर्म हो, चाहे वह बौद्ध धर्म हो, चाहे जो हो, भारत में कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग हो, वह जो है अपनी शैक्षणिक संस्था खोल सकता है। वह अपने शिक्षा संस्कृति, जैसे उसकी संस्कृति इस्लाम धर्म की संस्कृति है, वह उर्दू पढ़ना चाहता है तो वह उर्दू पढ़ाएगा, उसके लिए कोई एक शिक्षा संस्था खोलेगा, मदरसा खोलेगा और सरकार उसके साथ अनुदान देने में कोई भेदभाव नहीं करेगी। जैसा अनुदान वह अन्य कॉलेजों को देती है वैसे ही अनुदान उस शैक्षणिक संस्था को मिलना चाहिए। अनुच्छेद 30 वह उसे अधिकार देता है। अनुच्छेद 29 उनके हितों का संरक्षण करवाता है। अनुच्छेद 30 उसे शैक्षिक संस्था खोलने का अधिकार देता है, ठीक है। आइए हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद 32 को, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कह करके पुकारा
था और क्यों पुकारा था। अब ऐसे मौलिक अधिकार की बात करते हैं जब आपके उपर्युक्त पांचों मौलिक अधिकारों का कहीं पर हनन होने लगता है तो आप जो है परेशान हो जाते हैं। परेशान होने के बाद आपके पास एक ही रास्ता बचता है कि आप हमारे देश के न्यायालयों पर विचार करें, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, डायरेक्ट आपके मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप वहां पर जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट में तुरंत जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और इस मौलिक अधिकार के हनन होने के बाद जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुँचते हैं, उसे जो है पाँच प्रकार के आदेश जारी करने का, पांच प्रकार के, इसे रिट कहा जाता है, 5 प्रकार के रिट जारी करने का उसे अधिकार होता है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में आप जाएंगे। यहाँ से क्वेश्चन अच्छी तरीके से पूछा जाता है और पूछा जाता है कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है, तो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है मित्रों? जैसे किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे जो है गिरफ्तार किया गया है और उसे लग रहा है कि मुझे जो है, मैंने कोई कांड नहीं किया है, मैंने कोई घटना नहीं किया है, या मुझे अवैध रूप से बंद किया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष करिए। ठीक है, अर्थात अगर किसी व्यक्ति को लगता है मुझे अवैध रूप से बंद कर दिया गया है तो वह जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा। मुझे जो है अवैध रूप से क्यों बंद किया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे संबंधित अधिकारी को कहेगा कि आप उस व्यक्ति को न्यायालय में फला डेट को प्रत्यक्ष करिए जिससे उसके बंदी होने के कारणों पर विचार किया जाए। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का यही मतलब है, आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला है परमादेश। परमादेश का मतलब क्या होता है? जैसे कोई संवैधानिक पदाधिकारी है और उस अधिकारी को अपने सार्वजनिक कार्यों को न देख करके, जैसे हम जो है बीएसए हो गए हैं, हमारा सार्वजनिक कार्य है कि हम जो है स्कूलों को, अपने अंडर के स्कूलों का गाइडेंस करें, निरीक्षण करें। ठीक है, हम उस सार्वजनिक कार्य को न करके हम अपने निजी कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं, भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ जो है रिट, आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या हाई कोर्ट जा सकता है कि आप जो है अपने निजी कार्य कर रहे हैं और आप एक सरकारी अधिकारी हैं, तो आप निजी कार्य क्यों कर रहे हैं, आप सार्वजनिक कार्यों में ही रुचि लीजिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस अधिकारी के खिलाफ एक आदेश जारी कर सकता है, उसे आपसे पूछ सकता है, उस अधिकारी से पूछ सकता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, अर्थात परमादेश, आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, कि आप ऐसा ना करें, आप एक सार्वजनिक अधिकारी हैं और सार्वजनिक अधिकारों का पालन करें। ठीक है, आप निजी कार्य ना करें। आगे है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब मित्रों होता है मना करना। प्रतिषेध का मतलब होता है नहीं। प्रतिषेध जो है नकारात्मक शब्द है। प्रतिषेध का मतलब होता है नहीं। जैसे कोई किसी उच्च न्यायालय में या किसी निम्न न्यायालय में, अधीनस्थ न्यायालयों में कोई मुकदमा जो है सुना जा रहा है। क्या हो रहा है? कोई मुकदमा सुना जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एक याचिका दायर होती है कि यह जो मुकदमा वहां पर सुना जा रहा है वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। क्या है? वह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट उस बात पर विचार करेगा, हाँ यह उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा? सुप्रीम कोर्ट उस न्यायालय को एक आदेश देगा एक लिखित पत्र जारी करेगा, मना करेगा कि बच्चा यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो मुकदमा आप सुन रहे हैं यह हमारे अधिकार क्षेत्र में है, आप हमें लाइए। प्रतिषेध कर देता मतलब मना कर देता है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, यह हमें ला कर दीजिए, यह हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है। छोटी मुंह बड़ी बात नहीं की जाती है। आप छोटे हैं तो छोटे मामलों को सुनिए, मैं बड़ा हूं बड़े मामलों को सुनूंगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण और प्रतिषेध में थोड़ा सा अंतर है। उत्प्रेषण का मतलब होता है मित्रों, जैसे कि अधीनस्थ न्यायालयों में या सुप्रीम कोर्ट से नीचे के न्यायालय, बड़े न्यायालय के नीचे, सुप्रीम कोर्ट के नीचे कौन कौन से न्यायालय? उच्च न्यायालय है, अधीनस्थ न्यायालय है, जिला न्यायालय है, ऐसे न्यायालय होते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अधीनस्थ न्यायालयों में कोई मुकदमा चल रहा हो, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, काफी दिनों से चल रहा है, उसके चलते हुए 15-20 साल हो चुके हैं और उस मुकदमे में कोई हल नहीं निकल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि आपके
पास जो मुकदमा लंबित है, जो मुकदमा आप 15-20 सालों से सुन रहे हैं और आप उसका जो है डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, आप उसको जज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है उस मुकदमे को हमें हैंड ओवर कर दीजिए, या हम इसे देख लेते हैं कि भैया कितना बड़ा मुकदमा हो गया है। बाप अपने बेटे से पूछता है, जब बेटा कोई काम नहीं कर पाता है तो काफी दिनों से बेटा काम कर रहा है, तो बाप कहेगा बेटा अगर तुम्हारे बस की बात ना हो तो हमें ही दे दो। और जब या थोड़ा सा देखिएगा, यहां पर निवेदन की बात नहीं होती, यहां पर अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट निवेदन नहीं करेगा, अधिकार करेगा, या आपके लिए नहीं बना है यह मुकदमा, आप इतने दिनों से इस मुकदमे को बजाए हुए हैं, इस मुकदमे को हमें हैंडओवर करिए, मैं इसे सुनूंगा, या मैं इस पर जज करूंगा, मैं इस पर फैसला दूंगा। ठीक है, तो उत्प्रेषण का मतलब यह होता है। चलिएगा आगे हम बात करते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है अधिकार मतलब अधिकार परीक्षा माने पूछना। ऐसा जब किसी को लगता है जैसे कोई अधिकारी हो, मैं एक आम आदमी हूं और कोई अधिकारी है, मुझे लग रहा है कि यह अधिकारी जो है अवैध रूप से इस पद पर कब्जा हुआ है, अवैध रूप से इस पद पर कब्जा किया है, अर्थात यह कोई परीक्षा देकर नहीं आया है, कहीं से ऐसे ही घूम करके आके बैठ गया है और धांधली के रूप में इसका चयन हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है मैं आम नागरिक हूं और इस व्यक्ति अधिकारी को देख करके मुझे लगता है कि यह जो है धांधली करके इस पद पर आया है, तो मैं डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं डायरेक्ट हाई कोर्ट जाऊंगा और पूछूंगा, वहां पर रिट दायर करूंगा, याचिका दायर करूंगा कि यह अधिकारी, कहा नहीं जाता है एक के एप्लीकेशन डालेंगे तो होश ठिकाने आ जाएगा, इसका मतलब यही है, इसी में फंसाते हैं लोग। अधिकार परीक्षा का मतलब सुप्रीम कोर्ट पूछेगा तो उस अधिकारी से कि तुम बताओ कि कैसे कैसे इस पद पर पहुंचे हो। तो अगर वह अधिकारी जो है अच्छे से आया है, धांधली नहीं किया है, तो अपना प्रारंभिक परीक्षा दिया है, पीटी दिया है, मतलब पीटी बोल रहा हूं, पीटी पढ़ा रहा हूं, पीटी आ रहा है, जैसे उसने प्री परीक्षा दिया है आईएएस का, तो प्री परीक्षा वाला एडमिट कार्ड देगा, आंसर की देगा, उसके बाद रिजल्ट देगा, मेंस का रिजल्ट देगा, उसके बाद इंटरव्यू का कॉल लेटर देगा। जब उसने तीनों चीजें पास करके आईएएस अधिकारी बना है तो वह आसानी से जवाब दे पाएगा। जब वो धांधली से आया है तो उसके पास ये चीजें नहीं होंगी। संतोषजनक जवाब जब तक नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, तो वह अधिकारी अपने कार्य से वंचित हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। ठीक है, और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो अधिकार परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी को उस पद से हटाएगी भी, जीवन के मतलब कि हमेशा के लिए हटा देगी, और उसके ऊपर जुर्माना भी लगाएगी कि आपने धांधली किया था अनुच्छेद 420 के तहत। 420 कहा नहीं जाता है, 420 कर रहे हो, अनुच्छेद 420 के तहत वह जेल भी जाएगा। ठीक है, तो अधिकार परीक्षा यह है। तो उम्मीद करता हूं मौलिक अधिकार से इतने ही क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, जो क्वेश्चन बन सकते हैं इसी अनुच्छेदों से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसे पढ़ने के बाद मैं आपको एक चीज़ जरूर बताऊंगा, आप लूसेंट का मौलिक अधिकार पढ़ लीजिएगा। मैंने डिटेल में बताया है, आप लूसेंट का मौलिक अधिकार एक बार रीड कर लीजिएगा। 100% 110% मौलिक अधिकार से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर हो जाए तो बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद। मैं जितना सपोर्ट कर पा रहा हूँ आपका कर रहा हूँ, वैसे आपकी इच्छा, आप भी हमारा सपोर्ट करिए, लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो आप अपने मित्रों तक इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका।